अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियस के बारे में कुछ डिस्कस किया था कि हमारे पास न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या होती है और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई थी, वो क्या क्या है ये हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। हम जब भी किसी चीज़ की बात करते हैं हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। वो क्या होती है हमारे पास, मतलब कुछ मैस होता है, कुछ साइज़ होता है, कुछ उस पर चार्ज होता है। तो हम न्यूक्लियस में भी इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ में जो फर्स्ट वन थिंग है वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस का मैस क्या है। मैस हम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं मैस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले न्यूक्लियस का मैस डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें कंपोजिशन पता होनी चाहिए कि बेसिकली न्यूक्लियस किन चीज़ों से मिलकर बना है, वही न्यूक्लियस का मैस डिस्क्राइब करेंगी ना। तो अब हमारे पास जो कंपोजिशन है न्यूक्लियस की, वो हमारे पास क्या है, हम कहते हैं हमारे पास ZMP प्लस NMN। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैस ऑफ न्यूक्लियस। अब ZMP क्या है, ZMP हमारे पास है, Z रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, MP रिप्रेजेंट करता है मैस ऑफ प्रोटॉन को। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड MP की हमारे पास क्या है, मैस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसी तरह से N हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड MN किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मैस ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, हमारे पास एक रफ कैलकुलेशन है, हमारे पास होता है 1.60 समथिंग और 1.66 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम होता है मैस ऑफ प्रोटॉन एंड 1.67 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम होता है मैस ऑफ न्यूट्रॉन का। ऑलमोस्ट हमारे पास सेम होता है। ठीक है, अब हमारे पास, हम जब किसी भी न्यूक्लियाई को कहते हैं कि ये हमारे पास कार्बन न्यूक्लियाई है या हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, मतलब उसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, जब हमें कंपोजिशन पता होगी तो हम उसका मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स उसमें कितने हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम कार्बन की बात करते हैं। अगर कार्बन 12 6, ठीक है, कार्बन की हम कंपोजिशन चेक करेंगे कि हमारे पास एक न्यूक्लियर है कार्बन और उसका हमने मैस कैलकुलेट करना है, तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने आ गए, लेट्स सपोज हम इसे जी भी कहते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमारे पास आ गए जी और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, A माइनस जी। A माइनस जी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को। 12 माइनस 6 6। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं, वो भी हमारे पास क्या है, 6। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 6 है। तो अब हम अगर इस फार्मूले में देखें, हमें जी चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें एन चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा 6 क्रॉस 1.66 क्रॉस 10⁻27 प्लस 6 क्रॉस 1.67 क्रॉस 10⁻27। ठीक है, अब इसमें 1.66 क्या है, मैस ऑफ प्रोटॉन और ये क्या है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर मैस, कोई भी न्यूक्लियर आपको कहा जाता है, लेट्स सपोज आपको कहा जाता है ऑक्सीजन का, सोडियम का, आपको जस्ट क्या करना होगा, आपको चेकआउट करना होगा कि उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। उस बेस पे आप क्या कर सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं कि जी ये हमारे पास इसका मैस इतना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसे एक जनरलाइज फार्मूला बनाना चाहें जैसे आपकी बुक में दिया गया है, तो वो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं MP और मैस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है और बाकी हमारे पास जी प्लस एन किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है और इसको हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, MN का नेम दे देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A क्रॉस MN। ठीक है,
तो ये आप इस तरह से डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन बेस्ट वे यही है कि आप इसको मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों से मल्टीप्लाई करें अलग-अलग, ठीक है। तो ये इस तरह से हम मास न्यूक्लियर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास है कि ये हमारे पास आता है किलोग्राम में। हमारे पास एक और पैरामीटर होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो लेते हैं कॉमन रेशियो लेते हैं, हम कहते हैं हमारे पास जो मास कैलकुलेट करने के लिए होता है वो हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1/12 ऑफ कार्बन एटम। मतलब कार्बन का जो 12th पोर्शन होता है ना, उसके इक्वल होता है हमारे पास एक एटॉमिक मास यूनिट। हम यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि हम कार्बन ही क्यों लेते हैं, हम कोई और क्यों नहीं लेते। हम कार्बन इसलिए लेते हैं क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक्सपेरिमेंटल मास और जो हमारा कैलकुलेटर मतलब जो ऑब्जर्व्ड मास है और एक्सपेरिमेंटल जो मास है वो हमारे पास सेम होता है। बाकी इस कार्बन 12 का हमारे पास जो मास होता है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन का देखें, हम किसी और का देखें तो उसमें 15 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। लेकिन कार्बन जस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक्सपेरिमेंटल मास और ऑब्जर्व्ड कह लें या कैलकुलेटेड कह लें या डिफाइंड कह लें, वो मास हमारे पास सेम होता है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ कार्बन एटम हैज़ मास, ठीक है। तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 ग्राम, ठीक है। अब वन एटम ऑफ n एटम ऑफ कार्बन हैज़ मास 12 ग्राम आ गया हमारे पास। और हमारे पास आ गया 1 एटम ऑफ कार्बन हैज़ मास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा n/12 आ जाएगा, ठीक है। n हमारे पास क्या है, n हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। ये हमारे पास क्या होता है 12/6.022 क्रॉस 10⁻23, ठीक है। अब यहाँ हमने कहा हमारे पास हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट और किलोग्राम अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो किसके किलो होता है। तो ये हमने क्या 1/12 ऑफ कार्बन आइटम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/12 क्रॉस 12/6.02 क्रॉस 10⁻23। और ये हमारे पास आता है 1.66 क्रॉस 10⁻24 आता है, -24 ग्राम आता है। और अगर हम इस किलोग्राम में लें तो ये हमारे पास आता है 1.66 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एटॉमिक मास यूनिट है जो कि हमें बताता है कि हमारे पास 1.66 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमने जो मोस्टली मैसेज एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हमारे पास हमने मास ऑफ प्रोटॉन बताया या मास ऑफ न्यूट्रॉन बताया, तो वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास किस में था, किलोग्राम में था। 1.66 क्रॉस 10⁻27 ये हमारे पास नियर ऑलमोस्ट मास ऑफ प्रोटॉन के सेम है, ठीक है। अब अगर हमने मास ऑफ प्रोटॉन को कन्वर्ट करना है या डिफाइन करना है एटॉमिक मास यूनिट में, तो हम क्या करते हैं, या मास ऑफ न्यूट्रॉन हम ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है उसे डिवाइड कर देंगे इस नंबर पे, ठीक है। 1.66 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास अबाउट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग एटॉमिक मास यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट कर लें कितना आता है। ये यू जो है ये एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन करना चाहें मास को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं E = mc², ठीक है। E = mc², ठीक है।
अब m हमारे पास क्या है, m अभी हमने कैलकुलेट किया 1.66 क्रॉस ट्रांसफर -27 सी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, और ये हमारे पास किसके होते हैं 3 क्रॉस ट्रांसफर 8। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी 1.66, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारे पास आ जाएगी समथिंग क्रॉस ट्रांसफर -10 की पावर में आ जाएगी। ठीक है, इसका हम स्केयर ले लेंगे, 16 स्केयर आ जाएगा, ये हमारे पास अबाउट उसमें आ जाएगा। फिर उसको ये हमारे पास वैल्यू आएगी जोल में, इसे जोल को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हमारे पास आ जाएगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। फिर जोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू क्या कर देंगे 1.6 क्रॉस ट्रांसफर -19 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास इसके यहाँ पे वो आ जाएगा क्रॉस -10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.31 क्रॉस ट्रांसफर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसको हम क्या कर देंगे ट्रांसफर 6 जो होती है वो हमारे पास मेगा के किलो होती है, तो हम क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 931 क्रॉस ट्रांसफर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम मैस को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डिफाइन करना चाहें तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब आपके पास एक छोटी सी असाइनमेंट है, वो आपने क्या करनी है, आपने मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 क्रॉस ट्रांसफर -31 किलोग्राम। ठीक है, इसके इक्वल होता है हमारे पास। आपने इसको कन्वर्ट करना है किस में, एटॉमिक मैस यूनिट में और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और इसका आपने मुझे रिजल्ट आंसर बताना है, इसी पे गूगल क्लासरूम पे आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। ठीक है, ये है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास न्यूक्लियर मैस की। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर साइज, यहाँ पर हम कह सकते हैं न्यूक्लियर रेडियस हमारे पास क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियर साइज मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस को अगर हम डिफाइन करना चाहें, लेट्स सपोज हम कहते हैं कार्बन का साइज़ क्या है, कार्बन न्यूक्लियर की हम बात करें तो उसका साइज़ क्या है, हाइड्रोजन का साइज़ क्या है, ऑक्सीजन का साइज़ क्या है, तो हम उस साइज़ को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूक्लियर साइज़ है ना, वैसे हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होता है वो हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर होता है, और जो न्यूक्लियर रेडियस होता है वो हमारे पास होता है 10⁻14 मीटर। लेकिन एक पैरामीटर, एक फार्मूला हमने ड्राइव किया रेडियस को मेजर करने के लिए, तो हम कहते हैं जो हमारे पास न्यूक्लियर का साइज़ है, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना, वो हमारे पास न्यूक्लियर हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो हमारे पास डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे, मतलब नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स पे। जैसे जैसे हमारे पास उसमें न्यूक्लियॉन्स के अमाउंट मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अमाउंट इंक्रीज़ होगी, वैसे वैसे न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम कहते हैं हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो एक स्फेरिकल शेप में होता है, तो स्फेरिकल शेप के लिए हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास क्या होता है 4/3 πr³। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें 4/3 और पाई हमारे पास क्या ये कांस्टेंट है, इट्स मीन ए जो है वो डिपेंड कर रहा है जस्ट आर पे, तो हम क्या करते हैं r³ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लिखते हैं। हम जस्ट आर रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों साइडों पे हम क्यूब रूट ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। और अगर हम इसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करें तो हमारे पास आ जाता है r=r0 a1/3। r0 इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1.2 क्रॉस ट्रांसफर -15 मीटर। 10⁻15 मीटर क्या होता है, फेम्टोमीटर होता है, ये हम कह सकते हैं 1.2 FM। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूक्लियर साइज़ के लिए एक जनरल फार्मूला आ गया, वो हमारे पास क्या है r=r0 a1/3। इट्स मीन r0 की वैल्यू आपको पता है, आपने अगर
हाइड्रोजन की फाइंड आउट करनी है, हम कहते हैं कि हमने हाइड्रोजन की फाइंड आउट करना है साइज़ रेडियस। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला, इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे A1/3, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1.2 फेम्टोमीटर, और A कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर एटॉमिक मास क्या होता है प्रोटॉन का, हमारे पास 1 होता है, 1 का क्यूब रूट लेंगे हमारे पास सेम आएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 1.2 फेम्टोमीटर, ये हमारे पास साइज़ ऑफ प्रोटॉन आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कार्बन का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसमें आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास में 12 पुट करेंगे और उसका क्यूब रूट लेंगे और जो आंसर आएगा उसे 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं कि आप ऑक्सीजन का अगर हमारे पास एटॉमिक मास 16 है तो उसका साइज़ क्या होगा वो कैलकुलेट करें। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियर साइज़ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है न्यूक्लियर वॉल्यूम की। न्यूक्लियर वॉल्यूम हमारे पास क्या है, अभी भी हमने डिस्कस किया, हमारे पास जो एस्टिमेटेड शेप है न्यूक्लियस की वो हमारे पास क्या होती है, स्फेरिकल शेप है। न्यूक्लियस हमारे पास एक स्फेरिकल शेप में होता है और स्फेरिकल शेप के लिए हम वॉल्यूम को क्या कहते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। आर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की न्यूक्लियर साइज में, तो हमने कहा आर हमारे पास क्या होता है R0 A1/3 के। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3 पाई R0 A1/3, इसका हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे सॉरी, 4/3 पाई R0 क्यूब, और दिस वन विल बी कैंसिल बाय दिस, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा A आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब 4/3 हमारे पास कांस्टेंट, पाई हमारे पास कांस्टेंट, और R0 भी हमारे पास कांस्टेंट है, और A क्या है ये हमारे पास चेंज हो रहा है। तो अब जैसे हमने पहले कहा कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करता है। तो सेम वही बात हमारे पास फिर से आ गई कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स पे। तो इस तरह से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कहा जाता है कोई भी न्यूक्लियर कहा जाता है आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें, तो आपको क्या चाहिए होगा, उसके लिए नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स उसके पता होने चाहिए, या आप कह लो आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसका वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी का आपको फार्मूला पता है, जो हम जनरली फार्मूला यूज़ करते हैं वही हम यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या होता है, रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी मतलब हम कह रहे हैं न्यूक्लियर मैस डिवाइडेड बाय न्यूक्लियर वॉल्यूम, ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट की हुई हैं। तो मैस का हमने कहा था कि हमारे पास अगर हम जनरल एक वो करें तो हमारे पास क्या होता है M/N/A के इक्वल होता है, और वॉल्यूम अगर हम देखें तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, अभी हमने यहाँ बताया 4/3 पाई R0 क्यूब A। ठीक है, यह A से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 MN/पाई R0 क्यूब। ठीक है, अब इसमें देखें 3/4 ये तो वैसे ही कांस्टेंट है हमारे पास। MN क्या है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन, पाई क्या है 3.14, R0 हमारे पास क्या है 1.2 क्रॉस 10⁻15। ठीक है, मतलब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, तो हम डेंसिटी न्यूक्लियर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितनी होती है 2.99 क्रॉस 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और इसे हम क्या कहते हैं, एस्टिमेटेड कर देते हैं कि ये हमारे पास अबाउट 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इट्स मीन क्या है कि आप कोई भी न्यूक्लियर ले लें, कोई भी, मतलब आप वो प्रोटॉन ले लें, आप यूरेनियम ले लें, आप वो आयरन ले लें सॉरी, आप कोई भी ले लें, उसके लिए न्यूक्लियर डेंसिटी हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास फिक्स्ड होगी, और वो कितनी होगी 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। ठीक है, ये हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। न्यूक्लियर मैस हमने देखा, हमारे पास न्यूक्लियर मैस कितना होता है। न्यूक्लियर मैस हमारे पास कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, कि किस चीज़ से न्यूक्लियस मिलकर बना होता है। वो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना है वो हमने देखा। ये हमने एक जनरल फार्मूला उसे यूज़ किया। फिर हमने कहा कि हम जो एक जिसे हम
यूनिट जो यूज़ करते हैं न्यूक्लियस में न्यूक्लियस मास को डिफाइन करने के लिए, वो हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। और एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम के। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम के तो इक्वल होता है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम किलोग्राम को एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से, तो उसके लिए हमने ये देखा कि हमारे पास एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल किसके होता है। ये हमने कैलकुलेट किया कि अगर हमारे पास एक कार्बन में n नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनका मास कितना है, 12 ग्राम है, तो हम कहते हैं एक एटम, तो अगर हम कार्बन का एक एटम लें तो उसका कितना मास होगा, तो वो हमारे पास 12/n आ गया। ये हमारे पास हमने यहाँ इस फार्मूले में पुट किया, ये हमारे पास 1/12 क्रॉस दिस आ गया। ये हमने कैलकुलेट की और हमारे पास ये क्या आ गया, 1.66 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम। ये हमारे पास बेसिकली एक एटॉमिक मास यूनिट इतने किलोग्राम के इक्वल होता है। और ये कह लें एक्सीडेंटली और लकीली ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। तो अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन को डिफाइन करना चाहें एटॉमिक मास यूनिट में, तो आपके पास 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो प्रोटॉन का मास है। इसी तरह से अगर आप मास ऑफ न्यूट्रॉन को डिफाइन करना चाहें तो आप क्या करोगे, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है उसको डिवाइड कर दोगे 1.66 क्रॉस 10⁻27 के। ठीक है, ये इसके ऊपर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ये हमने कहा कि अगर हम एनर्जी की टर्म्स में डिफाइन करना चाहें तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास क्या हो गया, E=mc² आ गया। और ये हमारे पास दिस ये सारा हमने कहा हमारे पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, जो भी आंसर आएगा। उसके बाद फिर मैंने ये आपको एक असाइनमेंट दी है, आपने क्या करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेजर करना है। किलोग्राम में मैंने दे दिया, आपने इसे एटॉमिक मास यूनिट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करना है। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपने ये मुझे सबमिट करवाना है यहीं गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियस साइज़ कैलकुलेट किया। वो हमने कहा कि इसके इक्वल होता है हमारे पास वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स पे, और ये हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, और उसके बाद हमने न्यूक्लियर वॉल्यूम कैलकुलेट किया, न्यूक्लियर डेंसिटी कैलकुलेट की। एक हमारे पास जो चीज़ अभी रहती है, वैसे तो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं, न्यूक्लियर चार्ज को भी हम साथ ही डिफाइन कर लेते हैं। न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी हमारे पास डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस किस चीज़ से कंपोज होता है। न्यूक्लियस हमारे पास कंपोज होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। ठीक है, अब न्यूट्रॉन तो हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो प्रोटॉन का चार्ज है ना, वही न्यूक्लियर का चार्ज होता है। तो इसलिए हम कहते हैं हमारे पास जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो भी हमारे पास पॉजिटिव होता है। हम कहते हैं हमारे पास ZE, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसे हम E से मल्टीप्लाई करेंगे। E हमारे पास किसके होता है, 1.6 क्रॉस 10⁻19। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका चार्ज आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।